वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाउंडेशन। फिर से मेरे प्यारे प्यारे सीए फाउंडेशन के बच्चों को मेरा वार्म वेलकम। तो सुबह का टाइम है, अभी सुबह की 5 बज रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 टू 44 लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 45। 45 से अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। यस, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी टू पे ऑफ करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। लिखा है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है कि फर्म जो है ना करंट इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट पे कर पाएगी। नाम ही क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब हो गया इंटरेस्ट पेमेंट की बात हो रही है तो इंस्टॉलमेंट के अंदर तो इंटरेस्ट भी आ जाता है और इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल पोर्शन भी आता है। तो जो इंस्टॉलमेंट वर्ड है ना, करंट इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों बातें हुई। ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? करंट इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का क्या होता है? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना, डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट और जो भी फिक्स चार्जेस होते हैं वो सब होते हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल पोर्शन नहीं होता है। तो प्रिंसिपल पोर्शन नहीं है, लेकिन ये लिख रहा है इंस्टॉलमेंट का पूरा अमाउंट लिख रहा है। इसका मतलब गलत है। तो आंसर कैसा है? गलत है, याद रखना, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज, ये जो वर्ड यूज होता है रोलिंग एक्सपेंसेस फॉर इंजन ऑफ मोटर कार। तो ये जो मोटर कार के लिए अपन एक्सपेंसेस कर रहे हैं जिससे कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो जाए। तो फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो जाए इसका मतलब रोज रोज का जो एक्सपेंसेस है ना, बार बार जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो एक्सपेंसेस आपका रिड्यूस हो जाएगा और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। इट मींस एवरेज इंप्रूव हो गया। एवरेज इंप्रूव हुआ इसका मतलब क्या हुआ? आपको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलेगा और लॉन्ग टर्म का बेनिफिट मिलेगा तो उस अमाउंट को यू नीड टू कैपिटलाइज। क्या करोगे? आप उसको कैपिटलाइज करोगे। कैन नॉट बी टेकन एज रिवेन्यू एक्सपेंसेस। उसको क्या करोगे? आप कैपिटलाइज करोगे। क्वेश्चन नंबर 47, depreciation is a non-cash expenses and does not result in any cash flow. depreciation, डेप्रिसिएशन कैसा है? डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है क्योंकि कोई कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए कोई कैश आउटफ्लो जनरेट नहीं होता है। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनता है ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने 12th में पढ़ा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन को इग्नोर करता है। आप कहोगे ऑपरेटिंग में ऐड करते थे, तो वो रिवर्सल कर देते हैं एक तरह से। तो डेप्रिसिएशन रिजल्ट इनटू नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं होता है डेप्रिसिएशन में। तो आंसर इज ट्रू। फीस रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ रेवेन्यू रिसीट एज इट इज ऑफ रेकरिंग नेचर। लाइफ मेंबरशिप फीस की बात कर रहे हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब लंबे टाइम के लिए, हमेशा के लिए। तो फंड में ऐड होगा ना, इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी एक तरह से लाइबिलिटी। तो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। वन टाइम रिसीट है, दिस इज लाइक है कैपिटल रिसीट, नॉट रेवेन्यू रिसीट। तो कैपिटल रिसीट तो इनकम एक्सपेंडिचर में आती नहीं है। कैपिटल रिसीट कहाँ आती है? बैलेंस शीट में आती है। तो कहाँ आएगी? ये बैलेंस शीट में आएगी, याद रखेगा। इसका मतलब कैपिटल फंड में ऐड होगी। क्वेश्चन नंबर 49, इफ क्लोजिंग स्टॉक इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन ट्रायल बैलेंस, हो चुका है, ऑलरेडी डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 50, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज आल्सो नोन एज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यस, इन्वेंट्री मींस स्टॉक। इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है। क्वेश्चन नंबर 51, डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड टू कंसाइनी। डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन पे कर रहे हैं, हालांकि रेशियो के क्वेश्चन ज्यादा है नहीं, लेकिन बीच में इन्वेंट्री वाला चैप्टर है ना, उसमें कहीं ना कहीं आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, अलग से नहीं चैप्टर, आप पहले चलता था। इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड टू कंसाइनी, लॉस ऑफ बेड डेट्स इज टू बी बोर्न बाय कंसाइनर। देखो, डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं, अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा है, इट मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ बेड डेट्स विल बी ऑन कंसाइनी, एजेंट के ऊपर हो गई। इसीलिए तो डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं। तो इसमें लिख रहे हैं कि फिर भी लाइबिलिटी कंसाइनर की रहेगी, उसका लॉस कंसाइनर बियर करेगा। तो फिर डेल क्रेडिटर कमीशन देने का मतलब क्या है? तो आंसर फॉल्स है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स विच वर नेसेसरी फॉर। देखो, ऐसा होता है ना, कई बार बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही होती है तो बिल्डिंग के पास में टेम्परेरी झोपड़ी लगा दी, टेम्परेरी हट बना दी। क्यों बनाई? ताकि उसके अंदर वहां का जो रॉ मटेरियल है, उससे रिलेटेड कोई भी गुड्स है, वो सब हम वहां पे प्लेस कर दें। तो जब आप इस तरीके का
आपने टेम्परेरी हट बनाई, झोपड़ी बनाई कि वहां पे सामान वामान रख दे, और जैसे ही बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई, उस झोपड़ी को थोड़ी ना चल रखे रहेंगे कि हमेशा चलती रहेगी, उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो वो जो टेम्परेरी हट है उसका जो कॉस्ट लगा वो काय में ऐड होगा, ऑब्वियसली बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा, काय में ऐड होगा, बिल्डिंग में। तो बिल्डिंग बनाने में अगर मान लो 50 लाख का एक्सपेंसेस हो रहा है और उस हट को, टेम्परेरी हट को बनाने में 1 लाख का एक्सपेंसेस हुआ, तो टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी हो गई, 51 लाख हो गई। इसका मतलब ये जो 1 लाख का अमाउंट है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, समझ गए बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, if the amount is posted in wrong account, question number 53 क्या लिखा है, if amount is posted in wrong account or it is written on the wrong side of account, it is called error of principle। क्या लिखा है, if the amount is posted in wrong account, amount को कहाँ लिखा हमने, wrong account में लिखा, wrong account में मतलब लिखना था संजय के अकाउंट में लिख दिया, राजेश के अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट में, या रॉन्ग साइड अकाउंट, इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। नहीं, एरर ऑफ प्रिंसिपल में तो क्लियरली क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर टेकन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा होता है। जैसे मशीन परचेस को हमने परचेस बुक में लिख दिया, या परचेस किया हमने उसको मशीन अकाउंट में लिख दिया, मशीन का जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस उसको हमने प्रॉफिट लॉस में लिख दिया, समझ गया, या ट्रेडिंग में लिख दिया, और कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का एक्सपेंसेस उसको बैलेंस शीट में लिख दिया, तो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, याद रखिएगा, इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं बोलते हैं, सच एरर्स आर नोन एज एरर ऑफ कमीशन। क्या कहेंगे, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। ओके, सो एरर ऑफ कमीशन कैसी होती है, एरर ऑफ कमीशन इसी टाइप की होती है कि जिसमें हम गलत अकाउंट में लिख देते हैं, गलत साइड में लिख देते हैं, गलत अमाउंट लिख देते हैं, ये सब एरर ऑफ प्रिंसिपल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, in case of consignment sale, ownership of goods will be transferred to consignee at the time of receiving goods। consignment में अपन ने एजेंट को दिया गुड्स, तो एजेंट को, एजेंट है ना वो, तो दैट पर्सन इज एक्टिंग एज एजेंट, कंसाइनी एजेंट है, एजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑनरशिप स्टिल लाइज विथ कंसाइनर। तो ऑनरशिप किसकी रहेगी, कंसाइनर की रहेगी, एजेंट की ऑनरशिप नहीं होगी। एजेंट कब बनेगा ऑनर, एजेंट तो ऑनर तब बनेगा, कब बनेगा एजेंट ऑनर, एजेंट तो ऑनर बनेगा ही नहीं ना, कभी भी नहीं बनेगा, कंसाइनर ही रहेगा, और वो ऑनरशिप बायर की हो जाएगी, कब हो जाएगी बायर की, जब वो गुड सेल हो जाएगी। तो एजेंट विल होल्ड द गुड जस्ट एज ए बेली, तो एजेंट की तरह होल्ड करेगा, ऑनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी, ओनली पोजीशन इज ट्रांसफर, तो फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 55, इन केस ऑफ ड्यू डेट फॉल्स, तो ये रेडिंग ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 56, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप कवर है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अलग से एक्ट है, उसका नाम है एलएलपी एक्ट 2008। क्या नाम है, एलएलपी एक्ट 2008, तो उसमें कवर होता है, तो ये गलत है, फॉल्स। रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड फिक्स असेट्स इज एक्सप्रेस्ड एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। फिक्स असेट्स और सेल के बीच की रिलेशनशिप होगी तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो हो गया, वर्किंग कैपिटल कैसे होगा, फिक्स असेट की बात कर रहे हैं तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो होगा, वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा, तो ये भी गलत है। अब अपन बात कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए अपन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आईसीआई के मटेरियल में से जो खास क्वेश्चन थे वो निकाले। अब देखते हैं एडिशनल क्वेश्चन, इसमें चैप्टर वाइज बात करते हैं। चैप्टर 1 की क्वेश्चन लेते हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, कैपिटल इज ऑल एसेट्स लेस फिक्टिशियस लायबिलिटी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब है, कैपिटल की बात करते हैं तो ये एक बैलेंस शीट होती है जैसे, तो कैपिटल में क्या आता है, इधर आएगा कैपिटल, बैलेंस शीट में क्या आता है, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है ना, इधर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये होता है ऐसा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल का मतलब, कैपिटल मीन्स ऑल एसेट्स, ये सारी एसेट्स, सारी एसेट्स, ठीक है ना, और लेस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कैपिटल निकाल रहे हैं तो इधर के साइड में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा ना। और एक लिखा फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस का मतलब होता है जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इस टाइप से कंसेप्ट होता है, तो वो फिक्टिशियस असेट होता है, वो यहाँ लिखा था, तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो इसी का पार्ट होता है, इसी का पार्ट होता है। तो क्या बोल देंगे, कैपिटल इज ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट। कैपिटल मीन्स सारी एसेट्स, कौन सी एसेट को छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के, माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट, ओके। तो याद रखिएगा, तो नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नेक्स्ट है क्या लिखा है, कैपिटल इज ऑल एसेट्स, कैपिटल इज
ऑल असेट्स, कैपिटल का मतलब ये कैपिटल, तो ये सारी असेट्स इधर वाली, सारी असेट्स। लेकिन इस असेट में से एक असेट जो फिक्टिशियस होती है, यहाँ लिखते हैं अपन, उसको छोड़ देना है। तो सारी असेट्स लेस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कौन कौन सी? नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। और इधर क्या आता है? नॉन करंट असेट और करंट असेट, है ना। मैंने अभी लाइबिलिटी लिख दिया था करंट असेट की जगह करंट लाइबिलिटी। ओके, माय मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स असेट्स प्लस करंट असेट। ये जो है ना, थोड़ा सा गलत लिखा है इन्होंने। ये माइनस की जगह क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए था। प्लस होता तो आंसर क्या होता? अपना सही होता। तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स और उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख रहे हैं अपन। ट्रू फॉल्स देख रहे हैं। नंबर 1, प्रूडेंस इज अ कंसेप्ट टू रिकॉग्नाइज अनरियलाइज प्रॉफिट एंड नॉट लॉसेस। देखो, प्रूडेंस का मतलब होता है कि वी शुड रिकॉर्ड ऑल अनरियलाइज्ड लॉसेस। इसका मतलब लॉसेस जो एंटीसिपेटेड लॉसेस है ना, देखो लग रहा है लॉस हो जाएंगे, ठीक है ना, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, लेकिन अभी स्टॉक सेल नहीं किया है, तो एक्चुअली में तो लॉस नहीं हुआ है क्योंकि सेल नहीं किया है। लेकिन हम इस बेसिस पे रिकॉर्ड कर देंगे कि अगर सेल करते होते तो लॉस होता था। तो जो भी एंटीसिपेटेड लॉसेस है, एक्सपेक्टेड लॉसेस है, उसको आपको अकाउंट्स में लेना है। इसी को बोलते हैं प्रूडेंस। लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नहीं लेना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा है ना, इसमें तो उल्टी बात लिखी है, तो आंसर विल बिकम फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption आर गोइंग कंसर्न फुल डिस्क्लोजर एंड अक्रूवल। देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption का मतलब क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है तो ये assumption है, ये मान के चलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न को फॉलो करके बना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंसिस्टेंसी को फॉलो करके बना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अक्रूवल को फॉलो करके बनाए। तो ये तीन जो है ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो बोला है वो बोला है फुल डिस्क्लोजर, तो फुल डिस्क्लोजर तो होता नहीं, तो आंसर विल बी रॉन्ग। क्या होगा इसकी जगह? क्या होता तो सही होता? कंसिस्टेंसी होता तो सही होता। तो क्या आंसर है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल कंसेप्ट, ये तीन जो होते हैं ये आपके होते हैं fundamental accounting assumption. Question number 3. The financial statement must disclose all the relevant and reliable information in accordance with full disclosure principle. बिल्कुल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो देयर शुड बी फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर, नथिंग शुड बी हाइडेड, एवरीथिंग शुड बी रिवील्ड टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं, वी शुड रिवील एवरीथिंग टू देम, नथिंग शुड बी हाइडेड। कुछ भी आपको हाइड नहीं करना है, सब कुछ आपको उनको क्या करना है? रिवील कर देना है, याद रखिए। नेक्स्ट है, तो ये ट्रू है। Accrual concept implies accounting on cash basis, already discussed. Question number 5. As per the concept of conservatism, the accountant should provide for all possible losses but should not anticipate income. Yes, this is conservatism. Conservatism, prudence, यही तो है कि आपको प्रोबेबल लॉसेस को, एंटिसिपेटेड लॉसेस को, आपको लग रहा है कि यार इतना लॉस होने वाला है, आपके पास स्टॉक रखा हुआ है और उसकी रखे रखे वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? वो एंटिसिपेटेड लॉस है, बेचेगी तो लॉस होगा, लेकिन पता नहीं है आगे चल के फिर वैल्यू बढ़ जाए। तो अभी एक्चुअल में लॉस तो हुआ नहीं, लेकिन अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे डेटर है, लेकिन हमको पता लगा मार्केट से कि यार डेटर जो है डूब सकता है, डेटर डूब सकते हैं, पैसा जो है ना नहीं मिलेगा, हो सकता है डेटर का इंसॉल्वेंसी, डेटर का आपस में मार्केट में डिस्कशन चल रहा है, यार ये भाई साहब जो है ना पैसा अपने को नहीं देंगे, हो सकता है। तो हमको डाउट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेटिज्म फॉलो करके क्या करना पड़ेगा? उन लॉसेस को आज ही बुक करना पड़ेगा। लेकिन इनकम के बारे में अगर मान लो स्टॉक रखा हुआ है आपके पास और उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, लेकिन अभी अपन ने सेल नहीं किया है, तो आपको बढ़ी हुई मार्केट वैल्यू की तरफ देखना भी नहीं है, उसको आपको इग्नोर करना है। इसका मतलब जो एक्सपेक्टेड गेन है, एंटीसिपेटेड गेन है, उसको आपको इग्नोर करना है, लेकिन एंटीसिपेटेड लॉसेस जो है उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसीडर करना है, और इसको बोलते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू पीरियोडिकल इंटरवल इन अकॉर्डेंस विद द गोइंग कंसर्न assumption। देखो, हमारी जो बिजनेस की लाइफ होती है, चलो बिजनेस 20 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, 100 साल, हम मान के चलते हैं बिजनेस बहुत टाइम तक चलेगा। तो बहुत टाइम तक चलेगा तो ये तो कंसेप्ट कौन सा है? गोइंग कंसर्न। लेकिन उस 100 साल की लाइफ है, तो 100 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और 100 साल तक वेट करें और उसके बाद हम रिजल्ट निकालें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको एनुअल बेसिस पे करना पड़ेगा ना, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि एक्चुअली आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्या रिजल्ट आ रहा है, अथॉरिटी को आप कितना टैक्स पे करोगे। तो इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो है पीरियोडिसिटी। क्या होता है? उसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो ये जो लिखा हुआ है ना इसमें,
कि गोइंग कंसर्न की बेस पे होता नहीं होता है। गोइंग कंसर्न की बेसिस पे तो होता है बिजनेस विल बी कंटिन्यूड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जब बिजनेस की लाइफ को स्मॉल स्मॉल इंटरवल में डिवाइड कर देंगे तो वी विल कंसिडर इट एज periodicity or accounting period concept. This will be on the basis of periodicity or accounting period concept. चलिए अब आते हैं अपन कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के कुछ प्यारे बढ़िया से क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं और उसकी बेसिस पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज लीज प्रीमियम विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीज प्रीमियम को अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। देखो लीज प्रीमियम जो है, लीज प्रीमियम का मतलब आपने लीज पे सेट लिया और उसका प्रीमियम आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको एक साल में नहीं मिलने वाला है। लीज रेंट नहीं है ये, बेनिफिट आपको क्या कई सालों तक मिलने वाला है। तो डेफिनेटली ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, कैसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज लॉन्ग टर्म बेनिफिट इज देयर। देन क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर इज ए कैपिटल रिसीट। डिबेंचर इशू करके जो अमाउंट मिला, डिबेंचर इशू करके अमाउंट मिला तो कैपिटल ही एक तरह से लोन ही तो है एक तरह से। डिबेंचर इशू करना मार्केट में मींस वी आर टेकिंग द लोन नॉट फ्रॉम बैंक बट फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक से लोन ले रहे हैं तो दिस इज लाइक कैपिटल रिसीट बिकॉज सेम नीड टू बी रिपेड। जब भी कोई हमारे पास अमाउंट आता है उसके साथ एक ऑब्लिगेशन भी आती है, ऑब्लिगेशन भी अटैच्ड होती है, उसको रीपे भी करना होता है, तो कैन नॉट बी टेकन एज रेवेन्यू रिसीट, उसको हम कैपिटल रिसीट मानेंगे क्योंकि उसके साथ रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी साथ में अटैच्ड है। उसके बाद है तो ये आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है कैपिटल रिसीट है, तो बिल्कुल कैपिटल रिसीट है, ये सही है क्योंकि ये बोल भी रहे हैं कैपिटल रिसीट है। देन क्वेश्चन नंबर 3, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डन टू रिस्टोर द एफिशिएंसी ऑफ असेट। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का पर्पस उसकी एफिशिएंसी को रिस्टोर करना है। जो एफिशिएंसी कम हो गई थी उसको वापस वैसे ही रखना है, कि एफिशिएंसी को और बढ़ाना है, पुराने से ज्यादा लेवल पे पहुंचना है। आंसर है पुराने से ज्यादा लेवल पे पहुंचना है, नेगेटिव से जीरो नहीं आना, पॉजिटिव पे जाना, उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए नहीं होती, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए होती है, ना कि उसको मेंटेन करने के लिए। रेवेन्यू लॉस इज नॉट द सेम थिंग एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सेम है क्या? ठीक है ना, सेम नहीं है ऐसा बोला है, तो बिल्कुल सही बात है। रेवेन्यू लॉस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क है, किस चीज से फर्क है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से एक तरह से अपने को उस साल बेनिफिट मिलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो कुछ बेनिफिट मिलेगा ना, लेकिन रेवेन्यू लॉस तो हो जाते हैं ना, अपन को बेनिफिट थोड़ी मिलता है, हो गए तो हो गए, अपने आप में थोड़ी रेवेन्यू लॉस। तो रेवेन्यू लॉस जो है वो रेवेन्यू लॉस बिजनेस में होते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एक्सपेंसेस का कोई बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, एनी एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर किसी से भी आपके फिक्स असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, डेफिनेटली उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड अंडर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आजकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, ठीक है ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से तो ऐसा बोला गया है कि आपको इनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को स्टार्टिंग में ही राइट ऑफ करना है। पहले तो समझ लो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखो जब भी कोई कंपनी बनती है ना, कंपनी फॉर्म होती है, तो इनिशियली कई सारे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, कंपनी फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, उनको बोलते हैं, जैसे मेमोरेंडम आपको प्रिंट करना होता है, आर्टिकल प्रिंट करवाना होता है, तो उनके रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कंपनी का, तो जो इनिशियल फॉर्मेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है, तो अपन उस हिसाब से उसको राइट ऑफ करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को सारा उसी ईयर में राइट ऑफ करना है जिस ईयर में वो इनकर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वैसे डेफर्ड नहीं है, कैसे होगा? तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? तो डेफर्ड तो होते ही है, लेकिन एस 26 के हिसाब से आपको राइट ऑफ करना है, तो ट्रू लिखना है। वेजेस पेड टू वर्कर फॉर इरेक्टिंग मशीन विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर कोई मशीन है उसका इरेक्शन हो रहा है ना, इरेक्ट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, उसको वहां पे लगा रहा है एक तरह से, तो उस केस में उसका जो भी एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि वो मशीन है तो असेट हो जाएगी। Question number 8. Any heavy expenditure of revenue nature, the benefit of which will be availed, question number 8, over a number of years can be classified as capital expenditure. ठीक है ना? देखो अगर बेनिफिट लंबे साल तक हो रहा है लेकिन कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही तो उसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आज का जो रूल है, आज के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से ऑल डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बी रिटन ऑफ इन द ईयर इटसेल्फ, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद है मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल अगर अपन कोई वर्किंग एक्सपेंसेस कम करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है ना। रोज रोज का एक्सपेंसेस नहीं हो
तो उसके लिए एक ही बार कुछ बड़ा एक्सपेंसेस कर लो, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़वा लो, पिस्टन चेंज करवा लो, ऐसा कुछ करवा लो, मॉडिफिकेशन करवा लो, ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन, तो उससे रोज-रोज का खर्चा बच जाएगा, है ना? होता है ना कई बार सोलर पैनल लगवा लेते हैं लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन और बढ़िया सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो महँगा आता है ना, लेकिन फिर भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, तो सारा एक्सपेंसेस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जो पेट्रोल का, डीजल का आपका कंजम्पशन है, वो उसका जो एक्सपेंसेस है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो डे टू डे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए आप ज्यादा अमाउंट पे करने को रेडी हो गए, तो ज्यादा अमाउंट पे करने को रेडी हो गए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। अगला है इंटरेस्ट पेड ऑन परचेस ऑफ एन असेट। इंटरेस्ट पेड ऑन, क्या लिखा है? इंटरेस्ट पेड ऑन परचेस ऑफ एन असेट इन ऑल केसेस विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपन असेट खरीदने के लिए, ठीक है ना? तो एक पॉइंट आता है उसमें, पुट टू यूज मतलब असेट रेडी फॉर यूज हो गई, तो रेडी फॉर यूज हो गई ना, फिर भी आप इंटरेस्ट पे किए जा रहे हो, इंटरेस्ट पे किए जा रहे हो क्योंकि लोन लंबे टाइम का लिया आपने, तो उस पीरियड जिस दिन रेडी फॉर यूज, पुट टू यूज हो गई, मतलब पुट टू यूज का मतलब एक तरह से आपने यूज पे लगा दी, तो उस दिन के बाद का जो भी एक्सपेंसेस है ना, वो एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उसके पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप इतना सा याद रखिए, पुट टू यूज तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर और पुट टू यूज के बाद का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है बिल्डिंग of book value rupees 45,000 got demolished and new building having book value of 1,70,000 was constructed। 45,000 की बुक वैल्यू का जो असेट था ना, बिल्डिंग था, उसको खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, डिमोलिश कर दिया, उसकी जगह नई बिल्डिंग बना दी, और उसमें 17 लाख रुपए, 170 नहीं 17 लैक्स का अमाउंट और अपन ने इनकर किया नई बिल्डिंग बनाने में। तो 45,000 इज रेवेन्यू लॉस, ठीक है ना, एंड 17 लाख इज ए कैपिटल रिसीट। तो 45 लैक्स तो ठीक है ना, रेवेन्यू लॉस है, बात समझ में आई। 17 लाख का कैपिटल रिसीट है, क्या रिसीट कहाँ है? ये तो एक्सपेंडिचर है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे ना, पेमेंट जा रहा है ना, आ थोड़ी रहा है, फॉल्स हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, रिपेयर अमाउंट स्पेंट ऑन सेकंड हैंड मशीन परचेज रिसेंटली। देखो ऐसा होता है कि कोई भी मशीन अपन परचेज करते हैं, मशीन परचेज कर ली अपन ने, करने के बाद रूटीन में अपन रिपेयर करवाते रहते हैं, तो वो रिपेयर कैसा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन अगर कहीं सेकंड हैंड मशीन आपने परचेज की और पहली बार आपने रिपेयर करवाया, सेकंड हैंड मशीन परचेज की और फर्स्ट टाइम आपने रिपेयर करवाया, तो वो एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? फर्स्ट टाइम आपने रिपेयर करवाया, तो वो एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, याद रखना। तो जब भी सेकंड हैंड मशीन खरीद रहे हो, सेकंड हैंड बिल्डिंग खरीद रहे हो, उस पर रिपेयर फर्स्ट टाइम करवा रहे हो, इनिशियली सेकंड हैंड कार खरीदी आपने, उस पर रिपेयर करवा रहे हो पहला शुरू में, तो वो कैसा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 15, 10 lakhs were spent on construction of mess hall for the welfare of the employee, 6 lakhs were received from the government as a grant। इसका मतलब हमने 10 लाख रुपया स्पेंड किया, मेस कंस्ट्रक्ट करवाई, क्या कंस्ट्रक्ट करवाया? मेस कंस्ट्रक्ट करवाई, उसमें 10 लाख रुपया आपने इनकर किया है, ठीक है ना, ताकि एम्प्लॉइज का वेलफेयर है। 6 lakhs were received from government as a grant, 6 लाख सरकार ने आपको दान दे दिया। 4 lakhs will be treated as capital expenditure and 6 lakh as कैपिटल रिसीट। तो देखो 10 लाख रुपए का हमने एक्सपेंसेस किया है ना, नो डाउट 10 लाख का एक्सपेंसेस किया है, तो उस केस में पूरा 10 लाख को क्या बोलेंगे अपन? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने 10 लाख रुपया एक्सपेंडिचर किया। ग्रांट मिली वो अलग चीज है, वो रिसीट से वो अलग चीज है, लेकिन 10 लाख रुपया पूरा बिल्डिंग बनाने में लगाया, तो बिल्डिंग बनी, मेज बना, तो क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अमाउंट स्पेंड इन कनेक्शन विद इशू ऑफ कैपिटल शुड बी कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कोई कैपिटल इशू कर रहा है, कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, शेयर इशू कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस इनकर हुआ, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे क्या? तो बट लीगल expenses spent in connection with issue of share capital shall be considered as revenue expenditure, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है, लीगल एक्सपेंसेस इनकर क्या, कोई भी एक्सपेंसेस इनकर क्या आपने शेयर इशू किया उसके लिए, तो शेयर इशू का एक्सपेंसेस कैसा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कैसा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, याद रखना, क्योंकि आपने उस वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, लंबे टाइम के लिए ना बेनिफिट। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग है लाइसेंस, ये ऑलरेडी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 18 ऑलरेडी हो चुका है, तो ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए। ओके, हाँ तक हो गए चैप्टर नंबर 6 तक। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें चैप्टर नंबर 7 कंसाइनमेंट, कंटीजेंट असेट और कंटीजेंट लायबिलिटी को अपन डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस, जनरल लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, उसके ट्रू फॉल्स करने वाले हैं। उसके बाद आगे चल के इतना हो गया, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ट्रू फॉल्स करने वाले हैं, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रू फॉल्स करने वाले हैं, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ट्रू फॉल्स करने वाले हैं। उसके बाद
इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, और डेप्रिसिएशन अकाउंट है, सेल ऑन अप्रूवल है, फाइनल अकाउंट है, और कंसाइनमेंट अकाउंट है। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट है, पार्टनरशिप बड़ा रहता है, एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चंस हैं, अकाउंट करंट के क्वेश्चंस हैं, शेयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अपन क्वेश्चन अपन कंप्लीट करने वाले हैं, याद रखिए। चला गया। ओके, चलिए तो अभी एंड करते हैं अपन, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए, टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।